हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और वो कंसेप्ट है होल्डर। शुरू से ही जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ते आते हैं तो हर जगह होल्डर इन ड्यू कोर्स, होल्डर ने एंडोर्स किया, ट्रांसफर्ड बाय एंडोर्स, होल्डर, ये कॉन्सेप्ट बार बार और ये वर्ड बार बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यूज होता है। तो समझते हैं कंसेप्ट ऑफ होल्डर। मैंने अपने पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताया था कि सीए इंटरमीडिएट में लगभग 8 मार्क्स की आस्किंग है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखते हैं कि अभी तक इसकी पास्ट एग्जामिनेशंस में क्या आस्किंग रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डर दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। होल्डर कॉन्सेप्ट या मीनिंग क्या कहता है? एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन इन हिज ओन नेम, कोई भी व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पजेस करता हो इन इट्स ओन नेम, इन हिज ओन नेम, एंड ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू, और वो व्यक्ति एंटाइटल्ड है टू रिसीव द अमाउंट ड्यू। अगर किसी व्यक्ति ने अमाउंट रिसीव किया या किसी व्यक्ति ने उसे पजेस किया तो क्या वो होल्डर होगा? द आंसर इज नो। What is important is word entitlement. He is entitled to possession. He is entitled to receive amount due. Entitled अधिकृत हो, authorized हो अपने नाम पे उस इंस्ट्रूमेंट को possess करने के लिए, और अधिकृत हो इस बात के लिए कि जो उस पे अमाउंट ड्यू है वो उसे खुद रिकवर कर सके। जब ये दो क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही एक पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कहलाएगा। दोनों कंडीशंस क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी है, यानी होल्डर न कहलाने के लिए या तो इनमें से किसी एक कंडीशन का फुलफिलमेंट ना हो या फिर दोनों कंडीशन का फुलफिलमेंट ना हो तो वो व्यक्ति होल्डर नहीं है। लेकिन अगर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाए तो वो व्यक्ति होल्डर कहलाएगा। दो कंडीशन क्या है? द पर्सन इज एंटाइटल्ड, एंटाइटल वर्ड है, टू possess द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, possession, entitled to possession, and what is more important is he is entitled to possess that negotiable instrument in his own name. Second one, he is entitled to receive or recover the amount due on negotiable instrument. जब ये दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो ही एक व्यक्ति होल्डर कहलाएगा। मेरा आगे का जो डिस्कशन होगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स का होगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक की कंसेप्ट है, बेस कॉन्सेप्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। पहले लेक्चर से ही होल्डर इन ड्यू कोर्स का कंसेप्ट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स को तब तक हम समझ नहीं पाएंगे जब तक हम होल्डर टर्म को नहीं समझते, क्योंकि पर्सन पहले होल्डर होगा फिर ही होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। और होल्डर कवर्ड है सेक्शन 8 में, होल्डर इन ड्यू कोर्स कवर्ड है सेक्शन 9 में। सेक्शन 8 होल्डर दो बातें बोलता है। पहला, एंटाइटल्ड टू पोजेशन इन हिज ओन नेम। सेकंड, एंटाइटल्ड टू रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्यूमुलेटिवली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो पर्सन होल्डर हो जाएगा। अब इंस्टीट्यूट की आज तक की आस्किंग क्या? तो दो रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस ड्रॉ किए हैं। आप देखें वो क्वेश्चंस क्या है। पहली बात, अटेम्प्ट कौन सा? तो नवंबर 2008 में इसकी एक अच्छी आस्किंग हुई थी। उसके जस्ट बाद नवंबर 2016 में इन दो अटेम्प्ट के क्वेश्चन में जितने अलग अलग सब पार्ट्स थे वो सारे कवर हो जाते हैं, और टोटल अब तक की आस्किंग इस कंसेप्ट से जो है वो सारी की सारी इस बोर्ड पे है। तो आइए देखते हैं क्या क्या केस स्टडीज हैं। सबसे पहला केस, ए ऑब्टेन्स चेक बाय वे ऑफ गिफ्ट। मिस्टर ए को उनके किसी रिलेटिव ने गिफ्ट दिया और गिफ्ट में एक चेक दिया। नाउ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक गिफ्ट की तरह मिस्टर ए को मिला। क्या मिस्टर ए उसे पजेस करते हैं अपने नाम पे? यस। इज ही एंटाइटल्ड टू रिकवर और रिसीव द अमाउंट ड्यू? यस, एज इफ इट वाज गिफ्ट टू हिम। तो मिस्टर ए के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मिस्टर ए इज होल्डर ऑफ दैट चेक, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
चूंकि दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं तो मिस्टर ए इज होल्डर। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट जो है उसमें यह था कि मिस्टर ए को बाय वे ऑफ गिफ्ट एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था। यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं और मिस्टर ए होल्डर कहलाएंगे। सेकंड केस स्टडी देखते हैं। ए, पेई ऑफ चेक इज प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट ऑर्डर टू रिकवर द अमाउंट। तो मिस्टर ए के पास एक चेक है या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो पेई हैं, यानी कि उनको पैसे प्राप्त होने हैं उस पे। लेकिन जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो मिस्टर ए को फॉर टाइम बीइंग प्रोहिबिट किया है कोर्ट ने कि आप इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो अमाउंट ड्यू है वो रिसीव या रिकवर नहीं कर सकते। क्या मिस्टर ए पजेस करते हैं उसे अपने नाम में? यस, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। पर क्या वो अधिकृत है पैसा रिकवर करने के लिए? इज ही एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट ड्यू? सेकंड कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं हुई। क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम बोलेंगे मिस्टर ए यहां पे होल्डर नहीं है। तो केस क्या था? प्रोहिबिटेड बाय कोर्ट्स ऑर्डर, प्रोहिबिटेड है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। अगला केस देखते हैं। ए फाइंड्स बियरर चेक ऑन रोड। मिस्टर ए को एक बियरर चेक जो है वो रोड पे मिला। हम सब लोग जानते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट है जिससे जो व्यक्ति होल्ड करता है उस इंस्ट्रूमेंट को, वो इंस्ट्रूमेंट उसी का हो गया, जैसे आपकी करेंसी बियरर है। लेकिन अब यहां पे मिस्टर ए को जो रोड पे पड़ा हुआ चेक मिला, भले वो बियरर चेक था, मिस्टर ए उसको क्लियर करवा सकते हैं। He is possessing the instrument. He can recover the amount, but he is not possessing the instrument in his own name. Wordings are entitled to possess, but he is not entitled. Even though he is possessing, he can recover the amount, but he is not entitled to do so. ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं है, और चूंकि ये अधिकृत नहीं है तो इस कारण मिस्टर ए जो है वो रोड पे पड़े हुए बियरर चेक मिल जाने पे उसके होल्डर नहीं कहलाएंगे। ही इज नॉट एंटाइटल्ड, इवन दो ही इज पजेसिंग द इंस्ट्रूमेंट, बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू पजेस दैट इंस्ट्रूमेंट। अगला केस देखते हैं, यहां होल्डर नहीं कहलाए मिस्टर ए। फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस स्टडी। मिस्टर ए इज एजेंट ऑफ बी, बी इज पेई ऑफ चेक। तो एक पर्सन है मिस्टर बी, मिस्टर बी के पास एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, दैट इज अ चेक, एंड मिस्टर ए ने पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू मिस्टर ए को अपना एजेंट अपॉइंट किया। हम सब लोग जानते हैं कि एजेंट जो कार्य करता है उसके लिए प्रिंसिपल जो है वो बाउंड होता है, और हर वो काम जो प्रिंसिपल खुद कर सकता है वो एजेंट के थ्रू भी कर सकता है। ऐसे केस में यदि मिस्टर ए को एजेंट अपॉइंट कर दिया गया, चेक मिस्टर बी का है, मिस्टर ए कैन रिकवर द अमाउंट बट he cannot recover the amount in his own name. उसे पजेस कर सकते हैं लेकिन अपने प्रिंसिपल के लिए, पेमेंट रिकवर कर सकते हैं लेकिन अपने प्रिंसिपल के लिए, किंतु अपने नाम पे वो उसे रिकवर नहीं कर सकते, ना ही अपने नाम पे उसे पजेस कर सकते हैं। तो यहां पे भले मिस्टर ए एजेंट है, पहली कंडीशन ही इज एंटाइटल्ड टू पजेस, यस सेटिस्फाइड। He is entitled to receive, yes satisfied, but whether in his own name? No, not in his own name, but in the name of his principal, that is Mr. B, और इस कारण एजेंट भी होल्डर नहीं कहलाएगा। पांचवा केस और आखिरी केस, यहां पे आके इंस्टीट्यूट के अब तक जितने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ होल्डर वो सब इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। लास्ट कंसेप्ट क्या है देखते हैं। मिस्टर बी जो है ही इज हैविंग अ ब्लैंक चेक, ए स्टील्स दैट चेक एंड फॉर्ज बी सिग्नेचर। मिस्टर बी के पास एक चेक है जो कि ब्लैंक चेक है, और मिस्टर ए ने वो चेक चुरा लिया, बी की सिग्नेचर भी फॉर्ज कर ली। पहली बात, फॉर्जरी इज नलिटी, राइट। दूसरी बात, अगर एक व्यक्ति सिग्नेचर फॉर्ज कर रहा है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टील कर रहा है तो क्या वो एंटाइटल्ड होगा? पहली और दूसरी दोनों कंडीशंस में
वर्ड एंटाइटलमेंट है। तो अधिकृत होना चाहिए दोनों कंडीशन में। पहली कंडीशन में एंटाइटल टू पजेस इन हिज ओन नेम, नो ही इज नॉट एंटाइटल्ड। सेकंड, एंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट, नो ही इज नॉट एंटाइटल्ड। ऐसे केस में भले वो पजेस कर रहा है, भले वो अमाउंट रिकवर कर सकता है या रिसीव कर सकता है, बट ये जो एंटाइटलमेंट वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। मिस्टर ए अधिकृत नहीं है, ना ही उसे पजेस करने के लिए, ना ही वो अमाउंट रिकवर करने के लिए, इसलिए लास्ट केस में भी मिस्टर ए जो है वो होल्डर नहीं है। तो ये 5 केस क्या थे, वापस देख लेते हैं। पहला केस, जब मिस्टर ए को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट में मिला, हमने डिस्कस किया दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है और मिस्टर ए होल्डर है। जब ए जो है उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए कोर्ट ऑर्डर से वो प्रोहिबिटेड है टू रिकवर द अमाउंट, ऐसे केस में ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, वो होल्डर नहीं कहलाएंगे। तीसरा केस, मिस्टर ए को रोड पे पड़ा हुआ एक बियरर चेक मिला, यहां पे भी ही इज नॉट एंटाइटल्ड, ऐसे केस में वो होल्डर नहीं कहलाएंगे। अगला, एज एन एजेंट मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए के पास एक चेक आया। मिस्टर ए एजेंट हैं, वो जो भी कार्य करेंगे वो प्रिंसिपल यानी मिस्टर बी के लिए करेंगे, नॉट इन हिज ओन नेम, तो इसलिए वो यहां पे होल्डर नहीं थे। और लास्ट केस जो हमने देखा था उसमें ये हुआ था कि एक ब्लैंक चेक मिस्टर बी का मिस्टर ए ने चुरा लिया था और उनकी सिग्नेचर फॉर्ज की थी। फॉर्जरी इज नलिटी वी नो। तो एंटाइटल अधिकृत शब्द तो वहां पे लिखा हुआ है लेकिन वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो यहां पे भी मिस्टर ए होल्डर नहीं है। जो हमारा अगला कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए होल्डर होना जरूरी है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है और पास्ट एग्जामिनेशन आस्किंग भी है। तो आप इसको अच्छे से रीड आउट करें। थैंक यू।